हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं दी वाइल्ड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक एडवेंचर मूवी है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जू दिखाते हैं। वहाँ एक लिटिल लायन को दिखाते हैं जिसका नाम रियान है। वो अपने फादर के साथ रहता है। उसके फादर का नाम सैमसंग है। उसके फादर ने उसे बताया था कि वो अफ्रीका के जंगलों में रहता था। वहाँ सभी एनिमल्स उससे डरा करते थे। साथ ही वो रियान को ये भी बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अफ्रीका के जंगल में जंगली बुल से फाइट करके उन्हें धूल चटा दी थी। रियान अपने डैड की बात सुनकर सोचता है, काश मैं भी जंगल में रहता तो उनकी तरह बन पाता। दरअसल रियान एक लिटिल लायन है। वो अच्छे से दहाड़ भी नहीं पाता था और अपने फादर की तरह फुर्तीला भी नहीं था। इसलिए वो अपने डैड से कहता है, क्यों ना हम जंगल में चलें। उसके डैड उससे कहते हैं कि अब ये जू ही हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तभी रियान अपने डैड से नाराज हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं रात को जू बंद होने के बाद एनिमल्स मैच खेलते हैं। उस मैच में सारे एनिमल्स ग्रुप बनाकर पार्टिसिपेट करते हैं। सैमसंग रियान से कहता है, चलो तुम हमारा मैच देखना, पर रियान अभी भी अपने डैड से गुस्सा था, इसलिए मैच देखने से मना कर देता है। इसके बाद रियान गुस्सा होकर केज के बाहर निकलकर एक ट्रक में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उस ट्रक का गेट बंद हो जाता है। तभी रियान घबरा जाता है और अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। आवाज सुनते ही उसके फादर बाहर आते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ट्रक रियान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सैमसंग अपने बेटे को वापस लाने के लिए एक गार्बेज के ट्रक में अपने फ्रेंड बेनी के साथ आकर छुपकर बैठ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप के बाकी एनिमल्स भी उसी गार्बेज ट्रक में छुपकर बैठे थे, क्योंकि वो भी रियान को वापस लाना चाहते थे। इसी बीच बेनी ट्रक से नीचे गिर जाता है और ट्रक आगे निकल जाता है। इसके बाद गार्बेज ट्रक न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। सभी ट्रक से बाहर आकर रियान को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। रियान के डैड डॉग से फाइट करने की जगह अपने दोस्तों के साथ भागते हैं और वो सभी एक सीवर में आकर छुप जाते हैं। ब्लिज़र्ड उनसे पूछती है, तुमने उन डॉग्स का सामना क्यों नहीं करा? जिस पर सैमसंग बात टालते हुए आगे बढ़ जाता है। सीवर में ही उन्हें दो मगरमच्छ मिलते हैं। वो दोनों बहुत फ्रेंडली थे। वो दोनों सैमसंग के पूछने पर समुद्र तक पहुंचने का रास्ता उन्हें बता देते हैं। इसके बाद वो समुद्र की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में समुद्र तक पहुंच जाते हैं, पर रियान का कंटेनर एक शिप पर लोड कर दिया जाता है। उसके बाद सैमसंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरी शिप से रियान की शिप का पीछा करता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं। तभी बेनी एक वर्ड पर बैठकर सैमसंग के पास पहुंच जाता है। सैमसंग बेनी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बेनी के बताए हुए रास्ते की ओर सैमसंग अपनी शिप को मोड़ लेता है और इसी तरह बहुत लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें रियान की शिप मिल जाती है, जो कि एक आइलैंड के पास रुकी हुई थी। वो सब उसी आइलैंड पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि जंगल के पास ही एक ज्वालामुखी है, जो कि कभी भी फटने वाला है। इसलिए वहाँ जितने भी जानवर थे उन्हें शिप पर लाकर कहीं और शिफ्ट करने वाले थे, ताकि उनकी जान बच सके। तभी वहाँ रियान अपने कंटेनर से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है। सैमसंग भी उसे देख लेता है। वो भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन रियान जंगल में कहीं खो जाता है। सैमसंग भी उसे ढूंढ नहीं पाता। इस वजह से वो बहुत सैड हो जाता है। तभी सैमसंग के दोस्त उसके पास पहुंच जाते हैं। वो सैमसंग को समझाते हैं कि हम सब मिलकर रियान को जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद उन्हें जंगल में काफी देर भटकने के बाद भूख लगने लगती है। जंगल में तो दूसरे एनिमल्स के अलावा खाने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए सैमसंग के दोस्त उसे एक एनिमल पकड़कर खाने के लिए देते हैं, पर वो उस एनिमल को खा नहीं पाता। उसके सारे दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब मिलकर सैमसंग से पूछने लगते हैं, आखिर तुम उसे क्यों नहीं खा पाए? तुम तो जंगल से ही हो। तब सैमसंग उन्हें सच बता देता है कि वो कोई अफ्रीका के जंगल से नहीं आया था, बल्कि एक जू में पैदा हुआ था। जब वो छोटा था तो बहुत ही वीक था, इसीलिए उसके फादर ने उसे खुद से दूर कर दिया। तब से वो खुद को सभी के सामने ऐसे दिखाता है जैसे बहुत ही पावरफुल है, पर असल में उसने आज तक किसी का शिकार नहीं किया था। और कहता है कि मैं तुम लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम वापस जू चले जाओ। ये सब बोलकर सैमसंग अकेला ही रिहान को ढूंढने निकल जाता है, पर सैमसंग के फ्रेंड उसको जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाते, बल्कि वो सभी सैमसंग के पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी कुछ जंगली बुल उन पर अटैक कर देते हैं। वो बेनी को हिट करके दूर फेंक देते हैं और बाकी सभी को अपने साथ ले जाते हैं। सैमसंग इस बात से अनजान था। इसके बाद दिखाते हैं कि बुल सभी को उठाकर अपनी कैब में ले जाते हैं, जो ज्वालामुखी के ठीक नीचे बनी थी। यहाँ हमें इन जंगली बैलों के सरदार को भी दिखाते हैं, जिसका नाम है कजार। ये बाकी सभी को बंद कर देते हैं, लेकिन निवेल को अपना गुरु मानने लगते हैं, क्योंकि एक बार जब
शेर उन पर अटैक करने वाले थे। तब निवेल जैसा दिखने वाला टॉय वहाँ कर गिरता है। उस टॉय की आवाज सुनकर शेर वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ये ग्वाला उन्हें दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ सैमसंग को जंगल में कुछ रंग बिरंगे पैटर्न दिखने लगते हैं। वो सोचता है ये मेरे मन की आवाज है जो मुझे मेरे बेटे तक पहुँचाएगी, इसलिए वो उन पैटर्न का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ रिहान जंगल में एक पेड़ पर छुपकर बैठा था। इतना घना जंगल उसने पहली बार देखा था, इसलिए वो बहुत डर रहा था। तभी उसे दो गिद्ध देख लेते हैं। वो उड़कर जाते हैं कजार को बताने कि जंगल में एक शेर का बच्चा है जो बिल्कुल अकेला है। कजार उन गिद्ध से कहता है तो फिर जाओ उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। गिद्ध जाकर रिहान पर अटैक कर देते हैं। तभी रिहान खुद को बचाने के लिए आवाजें निकालने लगता है। उसकी आवाज सैमसंग सुन लेता है। वो भागकर रिहान की ओर आने लगता है। गिद्ध सैमसंग को आता देखकर रिहान को छोड़कर भाग जाते हैं। तभी वहाँ कजार अपनी फौज के साथ आ जाता है। रिहान और सैमसंग एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रिहान अपने डैड से कहता है जैसे आपने अफ्रीका के जंगल में जंगली बुल से फाइट की थी उसी तरह इनसे भी करो। तब सैमसंग अपने बेटे को भी अपनी असलियत बता देता है। इससे रिहान काफी सैड हो जाता है। तभी बुल उस पेड़ पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से रिहान नीचे गिरता है और सैमसंग पेड़ के साथ चट्टान से खाई में गिरता है। बुल रिहान को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर सैमसंग बेहोशी की हालत में होता है। तभी वहाँ बैनी आ जाता है। वो सैमसंग को मोटिवेट करता है जिससे रिहान में पावर आ जाए और वो रिहान को जंगली बुल से बचा ले। रिहान का नाम सुनते ही सैमसंग खुद को एनर्जेटिक बना लेता है और निकल जाता है रिहान को बचाने, पर उन्हें जंगली बुल के ठिकाने का पता नहीं होता। तभी फिर से सैमसंग को वही रंग बिरंगे पैटर्न दिखने लगते हैं। वो फिर से अपने मन की आवाज मानकर उन पैटर्न के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ी देर में बुल के ठिकाने तक पहुँच जाते हैं। यहाँ सैमसंग को ये भी पता लगता है कि जिन पैटर्न को वो अपने मन की आवाज समझ रहा था वो तो असल में रंग बदलने वाले गिरगिट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और वही उसे रास्ता दिखा रहे थे। तभी सैमसंग को आइडिया आता है और चला जाता है जंगली बुल की कैब में। वहाँ पर रियान, लैरी और विजिट के साथ मिलकर कैब से भागने का प्लान बनाता है। इधर निवेल ना चाहते हुए भी बुल का गुरु बनने का दिखावा करता रहता है ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़ जाए। तभी निवेल अचानक से हवा में उड़ने लगता है। बुल्स को लगता है उनके गुरु के पास सुपर पावर है इसलिए वो उड़ पा रहे हैं, लेकिन असल में सैमसंग गिरगिट की मदद से इनविजिबल होकर निवेल को उठाकर भाग रहा होता है। तभी सैमसंग बुल्स को दिखने लगता है। फिर तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। सब बुल्स से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। रिहान, लैरी और विजिट के साथ मिलकर ऑलमोस्ट केज से बाहर निकल ही चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड को बुल्स के बीच फंसा हुआ देखता है तो तुरंत अपने डैड को बचाने आ जाता है। तभी कजार उन पर अटैक करने आता है, लेकिन सैमसंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद कजार अपनी फौज से कहता है इन सभी को जान से मार डालो, पर उसकी फौज भी समझ चुकी थी कि कजार एक अच्छा लीडर नहीं है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद कजार खुद ही सैमसंग से फाइट करने आने लगता है। तभी सैमसंग इतनी जोर से दहाड़ता है कि कजार के अंदर पंजर ही ढीले हो जाते हैं। तभी अचानक से ज्वालामुखी फटने लगता है और कैप टूटने लगती है। सैमसंग अपने दोस्तों के साथ साथ सभी बुल्स को बचाकर सेफली बाहर ले आता है। बुल्स भी खुश थे कि उन्हें नया कैप्टन मिल गया जो दिल का बहुत अच्छा है। मूवी के एंड में दिखाते हैं सैमसंग अपने बेटे, दोस्तों और बुल्स के साथ एक शिप पर बैठकर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।